स्वागत है। अक्सर हमारे आसपास हमारी रसोई में कुछ चीजें इतनी आम और सुलभ होती हैं कि हम उनके पीछे के समृद्ध इतिहास पर ध्यान ही नहीं देते। मूढ़ी, खई और बताशा, ये कुछ ऐसे रोजमर्रा के पारंपरिक स्नैक्स हैं जिन्हें बस एक साधारण सा जलपान मान लिया जाता है। लेकिन आज की इस प्रस्तुति में इन साधारण सी दिखने वाली चीजों के छिपे हुए इतिहास और इनके असाधारण सांस्कृतिक महत्व को हम उजागर करेंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो इन घरेलू चीजों को पूरी तरह से एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि मूढ़ी और बताशे जैसे साधारण घरेलू खाद्य पदार्थों का इतिहास सच में 8000 साल पुराना हो सकता है? ये कल्पना करना भी बेहद रोमांचक है। रसोई के डिब्बे में रखी मूढ़ी या मंदिर के प्रसाद में मिलने वाला बताशा केवल कोई आम स्नैक नहीं है, बल्कि इन साधारण चीजों के तार प्राग ऐतिहासिक काल की जनजातियों और यहाँ तक कि प्राचीन फारसी व्यापारिक मार्गों से सीधे जुड़े हुए हैं। आज हमें यही समझना है कि कैसे ये सरल खाद्य पदार्थ हजारों वर्षों के ऐतिहासिक उथल-पुथल के बावजूद आज भी मजबूती से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। शुरुआत करते हैं इस कहानी की हमारी सबसे खामोश और भरोसेमंद साथी के साथ, यानी बंगाल की शाश्वत मूढ़ी। इतिहास के पन्ने पलटें तो इस महाद्वीप में धान या चावल के सेवन की शुरुआत लगभग 8000 साल पहले हुई थी। और अगर विशेष रूप से बंगाल क्षेत्र की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य चीख चीख कर बताते हैं कि यहाँ 3500 साल पहले चावल खाया जाता था। अब जब चावल मुख्य भोजन बन गया तो उससे नई चीजें बनाने की शुरुआत भी स्वाभाविक थी। आर्यों के आगमन से भी बहुत पहले इसी क्षेत्र की मूल ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजातियों ने, जिनमें कोल, भील, संथाल और मुंडा शामिल हैं, धान को भूनकर मूढ़ी का शानदार आविष्कार किया था। और अगर भाषाई प्रमाणों पर गौर करें तो हैरानी होती है कि मूढ़ी शब्द का जन्म ही प्रोटो मुंडा भाषा से हुआ है। ये तथ्य इस बात का पक्का सबूत है कि मूढ़ी पूर्वी भारत की पूरी तरह से स्वदेशी और प्रागैतिहासिक काल की देन है। और इसका इतिहास केवल मौखिक कहानियों तक सीमित नहीं है। मध्य युग के मंगल काव्य और 16वीं सदी के चैतन्य चरितामृत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में भी आम लोगों द्वारा मूढ़ी खाने के स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि मूढ़ी का अस्तित्व इतनी सदियों तक बिना किसी रुकावट के कैसे बना रहा। इसका जवाब इसकी असाधारण सामाजिक भूमिका में छिपा है। ये बनाने में बेहद सस्ती और आसान थी। भयानक बाढ़ हो या भारी बारिश, आपदाओं का इस पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि इसे पकाने की जरूरत ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ छुआछूत या कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं जुड़े थे। प्राचीन रूढ़िवादी समाज में, जहां दुर्भाग्यवश विधवाओं के लिए भोजन के अत्यंत कड़े नियम हुआ करते थे, वहां ये सूखी मूढ़ी ही उनकी भूख मिटाने की एकमात्र और खामोश साथी हुआ करती थी। मूढ़ी के बाद अब बात करते हैं खई की। ये मूढ़ी से भी ज्यादा सरल है और इसे एक प्राचीन पवित्र सफेद फूल की तरह देखा जाता है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में खई का बहुत ही पवित्र और केंद्रीय स्थान रहा है। क्यों? क्योंकि धान को सीधे आंच पर रखने से वो बिना किसी मिलावट के प्राकृतिक रूप से खिल उठता है। वैदिक साहित्य में इसे लाज कहा गया है। विवाह के दौरान पवित्र अग्नि में खई की आहुति देने की जो सदियों पुरानी वैदिक परंपरा है, उसे लाजोम कहते हैं। महान कवि कालिदास ने भी शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग में इसी लाजोम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और आज भी सरस्वती पूजा के दधिकर्मा से लेकर अंतिम यात्रा तक में इस पवित्र सफेद खई का उपयोग लगातार जारी है। खई से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं प्राचीन काल के असली एनर्जी बार पर, यानी चिड़ा। अब इस स्लाइड में जो जानकारी है वो सच में बहुत दिलचस्प है। प्राचीन आयुर्वेद इन खाद्य पदार्थों को बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से देखता था। सुश्रुत संहिता में खई और चिड़े की एक बेहतरीन तुलना की गई है। खई को लघु और पिथर माना गया है, यानी ये बहुत हल्का होता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसीलिए ये कमजोर रोगियों या गर्भवती महिलाओं के लिए एकदम सही था। लेकिन इसके ठीक विपरीत चिड़े को पृथुक या गुरु बताया गया है, जिसका मतलब है भारी। पुराने समय में जब लोग मीलों की पैदल यात्रा करते थे तो वो चड़ा बांध कर ले जाते थे, क्योंकि ये शरीर में धीरे धीरे पचता था और उन्हें लंबे समय तक ऊर्जावान और तृप्त रखता था। चिड़े से जुड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक और कमाल का प्रसंग साल 1514 ईस्वी का है। बंगाल में गंगा के तट पर स्थित पानीहाटी नाम की जगह पर मई जून की भीषण गर्मी के दिनों में एक बड़ी घटना घटी। श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति के सामने एक कठिन शर्त रखी। शर्त ये थी कि दीक्षा लेने से पहले वहां मौजूद उस भारी भीड़ को भरपेट भोजन कराना होगा।
और ये प्रसंग बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक साधारण सा भोजन समाज में समानता लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में चड़ा, दही, दूध और केले का मिश्रण तैयार किया गया। गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों लोग एक साथ गंगा के पानी में उतरे और वहीं खड़े होकर भोजन करने लगे। इस अद्भुत भोज ने उस समय की छुआछूत की सभी कठोर दीवारों को पूरी तरह से ढहा दिया। चिड़े और दही के साधारण से भोजन ने उस दिन एक लोकतांत्रिक समानता का रूप ले लिया, जिसे आज भी चिड़ा दधी महोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नमकीन स्नैक्स से आगे बढ़कर अब जरा पारंपरिक मिठाइयों की मीठी दुनिया में प्रवेश करते हैं, बताशा और नकुलदाना। ये असल में हमारी लोकतांत्रिक मिठाइयाँ हैं। मध्य युग के अंत में जब चीनी का प्रचलन बढ़ा तो बताशा जैसी नई मिठाइयों ने पुरानी गुड़ की मिठाइयों की जगह ले ली। बताशे के निर्माण की प्रक्रियाएं अपने आप में अनूठी है। दरअसल बताशा शब्द बंगाली शब्द बतास यानी हवा से बना है। उबलती हुई चाशनी में तेजी से हवा भरकर उसकी बूंदों को सुखाया जाता है, जिससे यह हल्का और छिद्रयुक्त बन जाता है। हरी लूट जैसी हमारी प्राचीन परंपराओं को ही देख लीजिए, जहां बताशे हवा में उछाले जाते हैं और लोग उन्हें मिलकर लूटते हैं। ये साफ संदेश देता है कि ईश्वर के प्रसाद पर अमीर गरीब सभी का एक समान अधिकार है, और यही बात इसे एक बेहद लोकतांत्रिक और सुलभ मिठाई बनाती है। लेकिन नकुलदाना के नाम का जो रहस्य है वो आपको चौंका देगा। इसका महाभारत के नकुल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका मूल तो सीधे मध्य पूर्वी देशों से जुड़ा है। फारसी व्यापारी अपने उत्सवों या शादियों में चीनी की परत चढ़े बीज लोगों की तरफ उछालते थे, जिन्हें वे नुक्ल कहते थे। यही नुक्ल शब्द व्यापारिक मार्गों से होते हुए भारत आया और फारसी शब्द दाना से जुड़कर नकुलदाना बन गया। कितनी अद्भुत बात है ना कि कैसे विदेशी व्यापार से आई एक साधारण सी मिठाई तारकेश्वर जैसे पवित्र मंदिरों के दैनिक प्रसाद का इतना अभिन्न हिस्सा बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वदेशी चीनी शिल्पकारी का चरम स्तर क्या था। वो है कदमा। लेकिन दुख की बात है कि ये कला अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कदम्ब के फूल के आकार जैसी दिखने वाली इस शानदार मिठाई का एक ऐतिहासिक केंद्र पूर्व बर्धमान का मानकर क्षेत्र रहा है। और कदमा बनाना ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। ये शरीर को तोड़ देने वाला अत्यंत कठोर श्रम है। पहले चीनी की चाशनी को उबाला जाता है, फिर उस खौलते हुए मिश्रण को एक बड़े लकड़ी के खंभे से बांधकर घंटों तक लगातार खींचा और मोड़ा जाता है ताकि उसमें हवा भर सके। अंत में एक धागे की मदद से उसे बहुत ही सटीकता से काटा जाता है। इसी बेतहाशा मेहनत से कदमा को अपना प्रसिद्ध सफेद और चमकदार रूप मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी मेहनत वाला काम होने के कारण नई पीढ़ी इससे दूर हो रही है और ये असाधारण पारंपरिक कला धीरे धीरे दम तोड़ रही है। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम आधुनिक जंक फूड और फास्ट फूड को अपने हजारों साल पुराने इस समृद्ध इतिहास को मिटाने देंगे? मुड़ी, खई, चिड़ाव और हमारी पारंपरिक मिठाइयाँ सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक हैं और सबसे बढ़कर ये समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ने वाले लोकतांत्रिक खाद्य पदार्थ हैं।